हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन माई सेल्फ सोमा चक्रवर्ती आप लोगों के सामने फिर से नए टॉपिक तो नहीं, प्रीवियस टॉपिक है लेकिन उसका कंटिन्यूएशन सीरीज है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने क्लास 10 सीबीएसई का जो सोशल स्टडी का उनका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसका सीरीज स्टार्ट किया हुआ रखा है। तो जिसके तहत मैंने अब तक कवर किया है उन लोगों का डेवलपमेंट, जो उनका फर्स्ट चैप्टर है, उनका जो सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स, उनका जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो भी अब तक कवर हो चुका है। और इनका इसका जो उनका चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसका पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने इसके 2 सीरीज़ को कवर कर लिया है। तो जो भी इसको नहीं देखा है इसके प्रीवियस वीडियो को, वो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को चेक करें ताकि वो ये जो पार्ट थर्ड है उसको ईजिली रिलेट कर पाएंगे और प्रीवियस वीडियोस भी देखें। यानी कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैप्टर 1 से लेकर जो भी चैप्टर 4 है उसका पूरा एक कंटिन्यूएशन में देखें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बुक का ऑथर होता है वो एक कंटिन्यूएशन सीरीज चलाता है चैप्टर 1 से लेकर 4, ताकि क्योंकि सारे चैप्टर्स क्या होते हैं एक साथ को रिलेट होते हैं। तो जब हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं तो वी कैन रिलेट इजीली कि ओके ये चैप्टर, क्योंकि वो कंसेप्ट फिर से रिवाइज होंगे तो वो टर्म फिर से यूज़ होते हैं। चैप्टर 1 में कुछ टर्म यूज़ हुआ तो जिसका फिर से यूज़ हुआ चैप्टर 2 में, तो अगर हम लोग पढ़े रहे होंगे उसको तो हम लोग इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको भी गो थ्रू करें। साथ ही जो आज हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उनका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो बना हुआ सीरीज़ है वो उसको भी गो थ्रू करें, ताकि वो जो पार्ट थर्ड है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो भी इजीली रिलेट कर पाए उससे भी। तो भाई आज का जो हम लोग फोकस है वो है हम लोग का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, फ्री एंड फेयर ट्रेड क्या होता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड जब नहीं होता है तो कौन सी कंट्री को नुकसान उठाना पड़ता है, कौन सा कंट्री का फ़ायदा होता है, ये सब कुछ हम लोग आज के वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि हम लोग सब कुछ इसके बारे में जान सके और समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग 2 पिक्चर यहाँ देख पा रहे हैं, एक है गाट का पिक्चर और एक है WTO का पिक्चर। तो गाट, तो व्हाट इज गाट? गाट स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका ये फुल फॉर्म है। तो भाई गाट का ही सक्सेसर कौन है? WTO है। तो अगर मैं गाट को थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूं तो उसके बारे में बता दूं कि ये जो साइन हुआ था गाट साइंड हुआ था ऑन 30 अक्टूबर को साइन हुआ था इन द ईयर 1947 में ये साइन हुआ था। और उस समय केवल 23 कंट्रीज ही इसमें क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी जिस समय ये बना था। I'm again repeating, GATT stand for General Agreement on Tariff and Trade, signed on October 30, 1947 by 23rd countries। और ये कैसा था? लीगल एग्रीमेंट था। इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? बिकॉज ऑफ दे वांट टू मिनिमाइज बेरियर, जो ट्रेड के तहत जो बेरियर्स थे ना उनको मिनिमाइज करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ, बाय एलिमिनेटिंग, क्या एलिमिनेट और रिड्यूस करने के लिए, क्या कोटास, जो टैक्स लगाया जाता था उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड सब्सिडीज, और क्या करते हैं, वाइल प्रिजर्विंग सिग्निफिकेंट रेगुलेशंस। तो ये काम होता था गाट का। लेकिन फिर जब उरुग्वे राउंड हुआ, जो हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस का राउंड था, जब वो सारे राउंड्स हुए तो उरुग्वे राउंड हुआ, तो उस समय WTO का अभ्युदय हुआ। यानी कि जो गाट को किसने सक्सेस कर लिया? WTO ने कर लिया। तो भाई WTO क्या है? तो यहाँ इसका फुल फॉर्म तो यही लिखा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्रैक कर सकते हैं कि विश्व स्तर पर ये क्या ऑर्गेनाइज करता है? ट्रेड को। यानी कि अक्रॉस द कंट्री जो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेड के लिए, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी संस्था? वो वर्ल्ड ट्रेड संस्था होती है। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ये 1 जनवरी को हुआ था, 1995 में हुआ था। और ये क्या था? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या रेगुलेट करता है, फैसिलेट करता है किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को। आई एम अगेन रिपीट कि WTO regulates and facilitates international trade।
और इसका जो पर्पस है ना वो सेम ही है, गार्ड से मिलता जुलता पर्पस है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड के जितने भी बैरियर्स हैं उसको मिनिमाइज करना, उसको रिड्यूस करना। प्रेजेंटली जो WTO के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो 164 हैं अभी के लिए। फिलहाल अभी जो मेंबर्स कंट्रीज हैं WTO के तहत वो 164 कंट्रीज इसमें शिरकत करती है, और इन लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत मेंबरशिप मिला हुआ है, प्राप्त है। और ट्रेड के तहत जितने भी डिस्प्यूट सेटलमेंट्स की बात करें, ट्रिम्स की बात करें, हम लोग जो ट्रिप्स की बात करते हैं, जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें जो देखी जाती है वैश्विक स्तर पे वो इसके अंडर आता है। इसके अंदर जो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विसेज जो आता है, गार्ड, वो भी आता है। यानी कि बहुत सारे 5 फैक्टर्स तो WTO के तहत ही कवर किए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो था एडिशनल नॉलेज इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, ताकि अब आप लोग जो भी हैं वो इजीली रिलेट कर पाएंगे कि भाई गार्ड क्यों है, इसका सक्सेसर WTO क्यों बना, WTO का उद्देश्य क्या है, किस दिन आया था, और अभी प्रेजेंट इसके मेंबर्स क्या है। तो चलिए अब जो है हम लोग का सेशन वो फाइनली स्टार्ट होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Many influential organizations believe that trade barriers are detrimental and decrease overall economic efficiency। तो जितने भी organizations थे वो ये सोचते थे कि जो ट्रेड बैरियर्स है ना वो क्या है, वो detrimental हैं और डिक्रीज कर रहे हैं किसको, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को। क्योंकि भाई बैरियर्स लग जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, बैरियर्स यानी कि सेंस कि आप कोटा लगा दे रहे हो, आप टैरिफ चार्ज कर रहे हो। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम लोग प्रोडक्ट पर जब इंपोर्ट करते हैं तो जब उस पर टैक्स लगा देता है गवर्नमेंट, तो उस वस्तु का जो दाम है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट जो लॉ ऑफ डिमांड काम करने लगता है। जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है तो भाई जहाँ पर जिस कंट्री ने उसको इंपोर्ट किया है वहाँ के लोग, वहाँ के जो कंज्यूमर हैं, दाम बढ़ जाने के कारण उसको खरीद नहीं पाते, उसका डिमांड कम हो जाता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसका डिमांड नहीं होता, बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। और प्राइस क्यों राइज हुआ, बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ बाय गवर्नमेंट। तो भाई ट्रेड बैरियर्स के लिए बहुत सारा डिक्रीज देखने को मिल रहा था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी नहीं आ रही थी क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो कम हो जा रहा है। एंड दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो LPG के तहत हम लोगों ने वो लाया था आइडिया, LPG के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो भाई लिबरलाइजेशन भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। नाउ WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन, और जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है एक। तो ये और क्या काम करता है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल, भाई वर्ल्ड लगा हुआ है, वैश्विक स्तर पे लगा हुआ है। तो भाई ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किसके साथ, विथ ट्रेड, रूल्स बनाता है बिटवीन नेशंस। जो भी इसके 164 जैसा कि अभी हमने पढ़ा मेंबर्स कंट्रीज हैं, इनको WTO के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड है, किसके लिए, ट्रेड के लिए। तो द गोल इज टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। और ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो ट्रेड है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के या फिर बिना किसी डिस्प्यूट के हो, स्मूथली हो, प्रेडिक्टेबल हो, फ्रीली हो और लिबरलाइज हो। इट वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। एट प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बोला कि एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ द WTO। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, और जो WTO है वो ऐसा सपोज किया जाता है कि वो ऐसा अलाउ करता है कि आप फ्री ट्रेड करो फॉर ऑल। डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स, लेकिन इसका तो उद्देश्य है कि भाई ऑल मीन्स भाई डेवलप्ड कंट्रीज भी आए, और साथ में जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है वो भी आए।
यानी कि डेवलप और जो विकासशील है यानी कि डेवलपमेंट देश है वो दोनों में बराबर रहे, ये इसका उद्देश्य है डब्ल्यूटीओ का। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो जिनका विकास हो चुका है, जो विकास कंट्रीज हैं, वो क्या करती है, वो अनफेयर करती है, अनफेयर रिटेन ट्रेड बैरियर्स करती है। बट इट इज़ द अपोजिट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या हो जाता है भाई, अन्याय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा अनफेयर ट्रेड बैरियर्स करती है तो भाई नो डाउट, मतलब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो इनका जो डेवलप कंट्रीज का है वो चीपर रेट में अपने माल को बेच देते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उनके गवर्नमेंट मनी का सम यानी कि उनको सस्ते में नहीं दे पाता, जिसके कारण जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम लोग आने वाले अभी इसमें देखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान होता है और डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा। तो फॉर एग्जाम्पल सी बोलते साथ ही एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस जो कंट्री है, द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो शेयर है जीडीपी में वो 1% है, एंड इन एम्प्लॉयमेंट इज 0.5% ओनली। सी 0.5% ओनली। स्टिल फिर भी जो यूएस गवर्नमेंट है ना वो पे करता है मैसिव सम ऑफ मनी फॉर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मनी देता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी। दिस अनेबल्स देयर फार्मर्स टू सेल देयर गुड्स एट चीपर रेट। और ये क्या करता है कि भाई फार्मर को अलाउ करता है कि तुम जो अपना प्रोडक्ट है वो तुम सस्ते दामों पर बेचो देन द फार्मर्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। किसके कंपेरिजन में भाई, डेवलपिंग जो नेशंस है उनके फार्मर के कंपेरिजन में तुम जो है अपना जो प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल चीपर रेट में सेल करो। दीज एडवर्सली अफेक्ट द फार्मर्स ऑफ डेवलप। अरे जाहिर सी बात है भाई, तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर्स हैं वो तो ब्रूटली अफेक्टेड होंगे इसके साथ, मतलब उनको तो काफ़ी नुकसान होगा। एज दे कांट कम्पीट, भाई इसके तहत वो क्या नहीं कर पाएंगे, कम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लो कि जैसा चाइना की जो स्ट्रेटजी है, चाइना की क्या स्ट्रेटजी है कि वो कम दाम पे अपने माल को इंडिया पर सेल कर देती है, इंडिया को भेज देती है। और हम लोग भी क्या करते हैं उसको, क्योंकि सस्ता है भाई, मनी डिमांड का लॉ काम करता है कि भाई आपका जो वो है प्राइस कम है, अगर प्राइस कम है तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो अब चाइना का माल हम लोग को सस्ता मिलता है, वो इंडिया पर आके डंप कर देती है चाइना में, इंडिया में चाइना का माल, तो भाई प्राइस कम होने के कारण उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो अगर डिमांड बढ़ गया है तो भाई डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है, जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा बनाया गया माल फिर बिकता नहीं है, यानी कि उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। यही तो इसकी स्ट्रैटेजी होती है। चाइना, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि आप मार्केट को ख़त्म कर दो। चाइना ने क्या किया, इंडिया के मार्केट को ही तो ख़त्म कर दिया है। अपने प्रोडक्ट को सस्ते सस्ते दामों पे इंडियन मार्केट में बेचकर उन्होंने इंडिया के मार्केट को ख़त्म कर दिया है एक्चुअली। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, मे बी सीबीएसई कैन आस्क, मैंने रखा हुआ है उस क्वेश्चन को कि हु आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय डब्ल्यूटीओ रूल्स। कि भाई डब्ल्यूटीओ रूल्स तो भाई फेयर एंड फ्री ट्रेड के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके तहत जो अफेक्शन देखने को मिलता है, जो अफेक्टेड कंट्रीज होती है वो कौन होती है। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, सबके लिए, वट एवर इट इज डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज डजेंट मैटर, दे बिलीव अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. लेकिन ऐसा देखा जाता है प्रैक्टिस में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डोमिनेट करती हुई नजर आती है और अनफेयरली रिटेन करती है किसको, ट्रेड बैरियर्स को। A small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sums. बिल्कुल छोटा पोर्शन उनका इन्वॉल्व हो रखा है एग्रीकल्चर में, लेकिन जो मनी रिसीव करते हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू, ये मैसिव होता है from the US government for production and for exports to the other countries. अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए और प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए उनको मैसिव मनी मिलता है। Due to this massive money they receive, US farmer can sell the farm products at abnormally low prices. और जिसके लिए उनको इतना मिलता है, जो इतना मैसिव मनी मिलता है, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बिल्कुल abnormally लो प्राइस में सेल आउट कर देते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन कंट्रीज मार्केट। और जो सरप्लस फार्म है, फार्म के प्रोडक्ट्स हैं, वो बेचे जाते हैं कंट्रीज मार्केट में बिल्कुल सस्ते प्राइस में। एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज लाइक इंडिया,
मतलब जिसमें जिसके तहत जो एडवर्सली इफेक्ट होता है वो कौन होता है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज। भाई और भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो ब्रूटली अफेक्टेड होती है इस रूल के तहत, क्योंकि डेवलप कंट्रीज मतलब बहुत डोमिनेट करती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। क्योंकि वो डेवलप्ड है तो वो क्या करती है, वो डोमिनेट करती हुई नजर आती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो भाई इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, हमने ग्लोबलाइजेशन डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो भाई उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ा। इट इज़ भाई हर चीज़ का मैंने देखा है कि प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं हर एक चीज़ का, वॉट एवर इट इज़ गुड थिंग्स, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो भाई ग्लोबलाइजेशन तो इट्स गुड कि भाई वैश्विक स्तर पे है, ग्लोब स्तर पे है, हम लोग का रिश्ता बन रहा है, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, हम लोगों का जो जो फ्लो है, इनकम है, भाई हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई फॉरेन जो पैसा है, फॉरेन की मनी वो कहाँ पर आती है, भाई हमारे देश में आती है, जिससे कि हमारा जो इनकम है वो बढ़ रहा है। भाई बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स हैं। तो भाई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके साथ भी जरूर है कि भाई कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो पहले थोड़ा सा इम्पैक्ट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। Impact of globalization in India. Globalization has grown up at unprecedented pace. भाई ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल अभूतपूर्व रूप से ग्रो किया है, इम्पैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी इन वेरियस वेज। और इंडियन इकोनॉमी को तो बहुत ही तरीके से इम्पैक्ट किया है ग्लोबलाइजेशन। जब से 1991 से जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट है वो जब से रेगुलेट हुआ है, तब से इंडिया का जो वो जीडीपी का स्तर है वो बढ़ा है। हम लोग काफ़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पे अब एक पहचान है हमारी, कौन नहीं जानता आज इंडिया को। ईच एंड एवरी कंट्रीज नोज अबाउट इंडिया, दे वांट टू नो अबाउट इंडिया, अब वो जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड ग्रेटर कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंपोर्टिंग एज वेल एज एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या क्रिएट किया है, कंपटीशन क्रिएट किया है किसके किसके बीच में, भाई जो एक्सपोर्ट कंट्री है उनके बीच में भी, और जो इंपोर्ट करते हैं उनके बीच में भी। Because of this variety of choice are available for customers with improved quality and lower rates। भाई क्योंकि बहुत सारी वैरायटी मिल रही है, क्यों, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर ग्लोबलाइजेशन का कोई शाब्दिक अर्थ को पहचाने तो वो एक्चुअली होता है मार्केट। इट्स ऑल अबाउट मार्केट, लेकिन मार्केट किसका, वर्ल्ड लेवल पे। यानी कि आप जिस कंट्री से चाहो, अगर आपके ताल्लुक अच्छे हैं उस कंट्री से, या फिर आप अपने ताल्लुक उस कंट्री से और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे और हमें एक मार्केट मिल जाएगा। तो भाई जितना बड़ा मार्केट आपके पास रहेगा, आप अपने प्रोडक्ट को उतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, बेच पाएंगे और मुनाफा भी होगा। तो भाई ग्लोबलाइजेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि हम लोग को क्या मिल जाता है, बड़ा मार्केट मिल जाता है, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। Because of this variety of choice are available for customers with improved quality and lower rates. As a result, people are enjoy a higher standard of living। भाई people इससे क्या करेगा, क्योंकि भाई उसको चॉइस मिल रहा है ना, he or she can substitute their choice। उनको सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता उठा ले रहे हैं। भाई अब वो डोमेस्टिक वाला नहीं उठा रहे हैं, चाइना का माल हम लोग को मिल रहा है। भाई मोबाइल कितना बिका है चाइना का, कितने गैजेट्स बिकते हैं चाइना के, मतलब मार्केट में जाते साथ ही सबसे पहले जो गैजेट्स देखने को मिलते हैं वो चाइना से। और जो अगर आप देखोगे कि जो इंडियन मार्केट में जो गैजेट्स बने एज कंपेरिजन टू चाइना का मार्केट, तो इंडिया का जो गैजेट्स का दाम वो ज़्यादा होता है। तो भाई लोग इंडिया के गैजेट्स को क्यों खरीदे, वो भाई चाइना का माल को खरीदेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि भाई डिमांड एंड लॉ अगेन काम करने लगता है। एज अ रिजल्ट पीपल कैन एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। MNCs have increased their Indian investment। और जो MNCs हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, इंडियन इन्वेस्टमेंट इन सेलफोन्स, किस किस में, सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फास्ट फूड एक्सेट्रा। दिस हैज लेड टू न्यू जॉब। भाई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो न्यू जॉब्स तो मिलेंगे ही, और इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसके साथ ही आएगा। has prospered. Moreover, the local companies supplying raw materials, जो local companies होंगी वो क्या करेंगी, वो सप्लाई करेंगी रॉ मटेरियल्स को, have also gained profit। और उनको भी गेन प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई जो मुद्राएं मिलेंगी, जो पैसा मिलेगा वो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना एमएनसीज, तो भाई उसके बिहाफ में मिलेंगी, तो भाई नो डाउट प्रॉफिट भी गेन करेंगे वो सब।
द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन कंपनीज हैव इंक्रीज्ड। भाई तरह तरह के टेक्नोलॉजीज आएंगे, हम लोग तरह तरह के उन्नत जो मशीन्स होते हैं, जो मशीनरीज होते हैं, उसको यूज़ करेंगे, तो जो भाई इफ़िशियंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी। इंक्रीज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिशन के तहत भाई इन सारे चीज़ों को हम लोग क्योंकि अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का ट्राई करेंगे एज कंपेरिजन टू वर्ल्ड मार्केट में। Some have benefited from successful partnership with foreign companies. Globalization has enabled Indian companies to emerge as MNCs like Tata Motors, Infosys, Ranbaxy and Asian Paints, etc. स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई क्या स्टेप लिया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो फॉरेन टूर पे जाते हैं, तो फॉरेन टूर पे जाने का उनका जो उद्देश्य होता है उनमें से एक उद्देश्य उसको उनका अट्रैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेटअप इंडस्ट्रियल जोन। जो सेंट्रल है और जो स्टेट है उन्होंने क्या सेटअप करके रखा है? उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करके रखा है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। SEZ are facilitated with all amenities such as electricity, water, road, transports, storage, recreational and educational facilities. The tax are waived for 5 years और इनके जो टैक्स हैं वो भी वेव हो जाते हैं 5 years के लिए। If the companies, अगर कंपनी क्या करती है, सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज, अगर वो अपना प्रोडक्शन जो यूनिट को उनको अगर सेज के तहत क्या करती है, सेटअप करती है, तो उनको 5 साल का एग्जाम्पशन मिलता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड इग्नोरिंग स्पेसिफिक रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज वेयर द कंपनीज कैन हायर वर्कर्स फॉर शॉर्टर पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर वर्क। और इसके लिए फ्लेक्सिबल भी बनाती है कि भाई अगर काम का प्रेशर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेबर हायर कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। राइजिंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। भाई क्या हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन से और ये सब चीज़ों से क्या हो जा रहा है? कंपटीशन तो राइज कर रहा है क्योंकि अभी मैंने बोला कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का ट्राई करते हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है, साथ में जो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। The benefits of globalization have not been distributed equally to small producer and workers। तो जो globalization जो है वो equally distribute नहीं है किसके बीच में? small producer and workers के बीच में। Due to the liberalizations of import policy, जो import policies है, foreign companies have flourished by selling their product at lower price। इन कंट्रास्ट जो लोकल कंपनीज हैं वो क्या फेस करते हैं? ह्यूज लॉस। इसके प्रीवियस में भी मैंने बोला कि भाई उनको बहुत लॉस होता है। Subsequently have shut down their small scale industries rendering many workers jobless। जिसके तहत जो consequence देखने को मिलता है वो ये होता है कि जो small scale industries होती है वो shut down हो जाती है, और जब कंपनी शट डाउन होती है तो उसके तहत जो एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं भाई वो भी तो क्या हो जाएंगे? वो भी तो जॉबलेस हो जाएंगे ना। और क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भाई बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है, तो जब कंपनी बंद हो गई है तो वहाँ एम्प्लॉय का ज़रूरत नहीं पड़ता और वो बेचारे क्या हो जाते हैं? जॉबलेस हो जाते हैं। Because of growing competition and the motive to earn more profit, employers prefer to employ labors flexibly। और जब कंपटीशन बढ़ रहा है और हम लोग का जो प्रोड्यूसर, मैंने फिर से बोला कि जो प्रोड्यूसर का जो मोटिव होता है, प्रोड्यूसर का ऑलवेज मोटिव होता है प्रॉफिट। भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कैसे होगा? जब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनका ये जो प्रॉफिट है ये कटेल हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो उनका प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस मोटिव को ज़्यादा करने के लिए वो क्या करते हैं? वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वो कभी भी फायर कर सकते हैं एम्प्लॉय को, कभी भी उनको ले हायर कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं। यानी कि उनका जो मोटिव रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रादर दे आर हायर एम्प्लॉय और रादर दे कैन फायर एम्प्लॉय। Thus, the workers have no secure job, must work in long shifts without extra wages। कुछ extra wages भी नहीं मिलते उनको, वो long shifts में काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं under much pressure।
कि आज के आज ये कंसाइनमेंट मुझे भेजना है, मुझे आज के आज ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल रेडी चाहिए। तो भाई एक वर्क प्रेशर रहता है इन पर, ये लॉन्ग ड्यूरेशन काम करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिलता और उनका जो जॉब है वो भी सिक्योर नहीं होता। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो मोस्ट जो वर्कर्स हैं आज के डेट में वो कहाँ कार्यरत हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि भाई ऐसा ही है, काम मिलता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल रखे जाते हैं कि भाई ऐसा है स्किल है तो मैं हायर करूँगा, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने चले जाते हैं। Moreover, increasingly work conditions in the organized sector have come to resemble the unorganized sector, जिसके तहत लोग कहाँ काम करने आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो भाई द स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्या स्ट्रगल करना पड़ता है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए? हाँ भाई बहुत सारा तो देखने को मिला ही भाई, जो प्रॉज एंड कॉन्स है वो भी देखा कि कितना कुछ होता है, जॉबलेस हो जाते हैं, सिक्योर नहीं होता, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिलते, काम का अलग प्रेशर होता है। तो क्या स्ट्रगल है? The struggle for fair globalization. The benefit of globalization are not equally distributed to all people. हाँ भाई कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली? कौन सी चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? मैं देश की बात करूँ, मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो भाई इक्वालिटी और इक्विटी कहाँ देखने को मिलती है? कोई भी कंट्री में क्या रिच और पुअर की बराबरी है क्या? हमेशा रिच फ्यू लोग हैं और जो पुअर हैं वो भाई ह्यूज अमाउंट में हैं। तो भाई कहाँ इक्वालिटी और इक्विटी देखने को मिलती है? तो जब किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलती तो ग्लोबलाइजेशन के तहत भी इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती, सबके साथ नहीं होता। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल। लेकिन अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन है तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और बेनिफिट कौन होंगे? सारे। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, और जो गवर्नमेंट है ना वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसके तहत? ग्लोबलाइजेशन के तहत, उसको फेयर बनाने के लिए। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट द वर्कर्स गेट देयर राइट एंड द लेबर लॉज आर अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंटेड, और ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको उनका राइट, उनका हक मिल रहा है या नहीं, या फिर जो लेबर लॉज बने हुए हैं उनको अच्छे से उनका पालन हो रहा है कि नहीं। द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजन टू सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोविजन करना चाहिए कि वो सपोर्ट करे किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो कि शट डाउन हो रहे थे। शट डाउन होने से क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो भाई स्मॉल स्केल को अगर मैं शट डाउन ना होने दूं तो भाई जो लोग हैं वहां पर काम करने वाले कार्यरत हैं उनकी जॉब नहीं जाएगी और वो जॉबलेस नहीं होंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंटिल दे आर रेडी टू फेस कंपटीशन विथ फॉरेन कंपनीज, हम लोग तब तक क्या कर सकेंगे? हम लोग तब तक उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे जब तक कि वो फॉरेन कंट्री के साथ कंपटीशन करने लायक नहीं बन जाती। तब तक हम क्या करेंगे? हम उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखे, ये किसका दायित्व होना चाहिए? ये गवर्नमेंट का दायित्व होना चाहिए। थर्ड, इट शुड नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयरर रूल्स। The government should make an ally with other developing countries having the same interest to fight against the supremacy of developed countries। भाई एकता, मतलब जब हम एक साथ एकजुट होते हैं तो फिर हम जो पावर हमारे सामने कितना भी बड़ा पावर क्यों ना खड़ा हो हम उसे फाइट कर जाते हैं। तो भाई यूनिटी में बहुत पावर है, बहुत शक्ति होता है। तो अगर सारे डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ सेम इंटरेस्ट के साथ किसके अगेंस्ट फाइट करें? डेवलप कंट्रीज जो कि सुप्रीमेसी में है, तो भी भाई बहुत सारी चीज़ें फेयर रूल्स में आ सकती है हम लोगों के पास। People can also play a significant role in struggle for fair globalization through their campaign and representation relating to trade and WTO। भाई people भी प्ले करती है significant role किसके स्ट्रगल में? फेयर ग्लोबलाइजेशन के तहत। किसके तहत? कि भाई वो कैंपेन करे, रिप्रेजेंटिंग करे रिलेटिंग टू ट्रेड एंड WTO के तहत। तो भाई एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है CBSE के तहत कि भाई फ्री ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर इस क्वेश्चन के तहत मैं इसको क्वेश्चन बना दूं कि व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन, मे बी दे कैन आस्क। भाई 1 मार्क 3 मार्क्स में कुछ इसका इम्पैक्ट पूछ ले इसके साथ, तो मे बी दे कैन आस्क ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो भाई इसका आंसर क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए CBSE के थ्रू?
तो फेयर ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है द स्टेटस वेयर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। डेवलप्ड कंट्रीज इज इक्वल टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये उसका पर्पस था कि भाई ये इक्वालिटी हो among the developing countries and developed nations. All positive and negative aspects of development are enjoyed by both rich and poor nation. भाई सब enjoy करे तभी तो enjoyment में मज़ा, नहीं तो क्या ही मज़ा। अगर सबको सब कुछ नहीं मिले, कोई आपके सामने किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो फिर क्या मज़ा वहाँ पर। फिर तो वहाँ दुखद भरी हो जाएगी। जब भाई इक्वालिटी हो, क्यों हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ ये डेवलप भी बराबर हो, डेवलप किसके बराबर हो, डेवलपिंग नेशंस के जब बराबर हो जाए तभी तो मज़ा, सब एक साथ एंजॉय करने में मज़ा, अकेले अकेले मज़ा नहीं आता। तो ये है आपके सारे चैप्टर, यानी कि आज जो थर्ड पार्ट है ये लास्ट सीरीज था किसका, चैप्टर 4 का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो कि फिर से बता दूं सीबीएसई का था, क्लास 10 का सीरीज था। इसके 2 प्रीवियस और सीरीज हैं जो कि कंप्लीटेड हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जो कि कवर अप किया जा चुका है ऑलरेडी। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।